आपने देखा कि हमने रिटायरमेंट बेनिफिट की बात की है, आपने देखा हमने अलाउंसेस की बात की है। तो आज हम बात करेंगे परक्विजिट। किसकी बात करेंगे? परक्विजिट। ये परक्विजिट्स क्या होते हैं? अच्छा बताइए। सर, अदर देन कैश जो फैसिलिटी परक्विजिट्स होते हैं facilities other than cash. No, it may be in cash or in kind. हम हमेशा ये नहीं कहेंगे नहीं, वो लक्षण उसके ऐसे, वो अलग बात है कि वो फैसिलिटी के रूप में होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछेगा कि परक्विजिट क्या है, तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा इट मे नेवर बी इन कैश, इट मे बी इन कैश और इन काइंड। सबसे पहले जब हम परक्विजिट की बात करते हैं, और परक्विजिट का नाम क्या होता है? फैसिलिटी। परक्विजिट का नाम क्या होता है? फैसिलिटी। या फैसिलिटी किसी तरीके की हो सकती है। फैसिलिटी को हम यदि देखें तो मैं ये कह सकता हूं, the liability of the employee paid by the employer। कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी लायबिलिटी जो एम्प्लॉय की थी और जिसका पेमेंट किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया, दैट इज नोन एज परक्विजिट। किस तरीके की फैसिलिटीज है, किस तरीका का ऑब्लिगेशन, किस तरीके की क्या चीज है। मैंने कहा घर के लिए चाबी दे दी, जाइए रहिए मकान में, दैट इज नोन एज रेंट फ्री ऑपरेशन। कार की चाबी दे दी, कार फैसिलिटी। फ्रिज भेज दिया हमारे घर में यूज करने के लिए, कंप्यूटर भेज दिया, टेप रिकॉर्डर भेज दिया, मोबाइल दे दिया, जाइए यूज करिए। ये सारी चीजें जो आपको दे रहा है फैसिलिटी तो है। सर्वेंट फैसिलिटी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बना दिया, एजुकेशन फैसिलिटी, बीमारी के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल बनवा दिया, या ये कहा कि जाइए किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, किसी भी हॉस्पिटल में इलाज कराइए। हॉस्पिटल फैसिलिटी, इंटरेस्ट फ्री लोन, फ्री क्रेडिट कार्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय की थी, और यदि वो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पेड कर रहा है, दैट इज नोन एज फैसिलिटी एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स। यानी चाहे आप एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसे दे या पैसे ना दे, और वो कह दे कि ये लीजिए फैसिलिटी अवेल करिए, तो फैसिलिटी दे, जो भी दे, ये क्या हो जाएगा? इट इज चार्जेबल टू। लॉक कर दिया जाए। अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, सर ये एम्प्लॉय कितने तरीके के होते हैं? मैंने सबसे पहले आपको बताया कि एम्प्लॉय को मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। यदि हम ये जानने की कोशिश करें कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज कौन होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि यदि कोई भी एम्प्लॉय तीन कंडीशन पूरी करेगा तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। यानी तीन बातें क्वालिफाई करे, तीन में से कोई भी एक क्वालिफाई करे, तो मैं उसे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मान लूंगा, और अदरवाइज नॉन स्पेसिफाइड। पूरे से बताइए कौन कौन सी तीन कंडीशन की बात करते हैं? मैंने कहा यार हो सकता है कि वो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हो। क्या हो? यदि है
तो बिना कहे क्या बन जाएगा वो? स्पेसिफाइड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। उसकी सैलरी इनकम, सैलरी, वो भी कैसी सैलरी? कैश। मैं कह दूं कैश सैलरी ग्रेटर देन 50,000, एक्सीड 50,000, उसकी कैश सैलरी कितने से ज्यादा हो? 50,000। यदि उसकी कैश में मिलने वाली सैलरी, नॉट इंक्लूडिंग ऑफ परक्विजिट्स, केवल वो चीजें जो किसमें मिलती हैं? कैश। और यदि वो 50,000 से ज्यादा की हैं, तब भी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। और तीसरा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बनने का तरीका है कि उसके पास वोटिंग पावर 20% या उससे ज्यादा। कितना परसेंट वोटिंग पावर हो? 20% या उससे ज्यादा। यदि कोई एम्प्लॉय इन तीन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी करता है तो कहलाएगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। और यदि इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं करता तो बिना कहे क्या बन जाएगा? यदि वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बने जाएंगे। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है, सर परक्विजिट कौन कौन से होंगे और उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे, और किस तरीके से वो टैक्सेबल होंगे? यस और नो? तो आइए हम लोग देखें कि वो परक्विजिट कैसे टैक्सेबल होंगे, और हम लोग एक एक परक्विजिट की बात करेंगे। पहला परक्विजिट हम आपके सामने बात करते हैं, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब एक एक चीज को समझना है और देखते हैं। रेंट फ्री एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देते, दैट इज नोन एज रेंट फ्री एकोमोडेशन। यदि ऐसा है तो सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि एम्प्लॉय दो तरीके से एम्प्लॉइज मिल सकते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन, या तो गवर्नमेंट और या प्राइवेट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है और ये क्या हो सकता है? प्राइवेट। अब अगला पॉइंट आता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के क्या नियम है? क्या कहती गवर्नमेंट एम्प्लॉय? मैंने कहा था अमाउंट फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी टैक्सेबल। कितना टैक्सेबल होगा? फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट शैल बी टैक्सेबल। कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। जो भी अमाउंट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया वही फिक्स अमाउंट क्या हो जाएगा? अब पॉइंट आता है इन केस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। यदि हम प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय की बात करें तो मैं घर को दो भागों में बांटूंगा। पहली चीज अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस, और दूसरा मैं क्या कहूंगा? फर्निश्ड हाउस। अब पॉइंट ये आता है कि ये फर्निश्ड हाउस क्या है और ये अनफर्निश्ड हाउस क्या है। मैंने कहा जब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सिर्फ मकान दिया, 4 दीवार 1 छत, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई सुख सुविधा नहीं है, ऐसे हाउसेस को क्या कहा जाता है? अनफर्निश्ड हाउस। और जब मकान के अंदर फर्नीचर लगा, एयर कंडीशन लगा, गीजर लगा, टेलीविजन लगा, दुनिया भर की चीजें लगाई गई, वो सारी चीजें भी आपको अवेलेबल कराई गई हैं, तो ऐसे मकान को क्या कहेंगे? अब चाहे फर्निश्ड हाउस हो या अनफर्निश्ड हो, सबसे पहले मैं बात करूंगा
अनफर्निश्ड हाउस की। अनफर्निश्ड हाउस दो तरीके के हो सकते हैं। कितने तरीके के हो सकते हैं? दो। पहला, ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। क्या ओन्ड बाई एम्प्लॉयर? घर, हाउसेस ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, यानी घर का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। और एक सबसे अच्छा तरीका है टेकन ऑन रेंट। पहला तरीका बेटा मैंने क्या कहा? घर का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा? किस पे लिया गया है? रेंट पे लिया गया है। यदि ये मकान एम्प्लॉयर का है तो मेरे सामने तीन तरीके की सिचुएशन है। पॉपुलेशन एक्सीड 25 लाख, पहली कंडीशन। जो जहां पर एम्प्लॉय रहता है उस जगह की पॉपुलेशन कितने से ज्यादा है? 25 लाख से ज्यादा है। दूसरी कंडीशन, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 लाख बट लेस देन और इक्वल टू 25 लाख। दो हो सकती है। और तीसरी कंडीशन हो सकती है लेस देन 10, लेस देन 10, सीधा 15 लाख से कम है। यदि ऐसा है, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। भैया लखनऊ में रहता है तो पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, उन्नाव में रहता है तो 10 से 25 के बीच में होगी, और बाराबंकी में रहता है तो 10 लाख से कम है। तीनों अगल बगल के शहर हैं। बोलिए या सुनो, कितना टैक्सेबल होगा? इट विल डिपेंड कि वो रहता कहां, उसके रहने पर डिपेंड करेगा। और रहने के मुताबिक यदि वो जहां रहता है वहां 25% से ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ द सैलरी, और अदरवाइज 7.5% ऑफ द सैलरी शैल बी टैक्सेबल। क्या कहा बेटा मैंने? shall be taxable, shall be taxable. Is it clear or not clear? बोलिए, मैं लॉक कर दूं? नहीं। मान लीजिए यही, चूंकि खुद ही ओनर है, मान लीजिए यही प्रॉपर्टी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को किराए पे लेके दी होती। कैसे किराए पे लेकर? भैया ये बताइए, चाहे मैं प्रॉपर्टी का मालिक खुद हूं या मैं किसी से किराए पे लेकर आपको दे दूं, आपको तो मकान मिल गया ना, आप तो मकान में रह रहे ना, अब आपको तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। हमें करेक्ट हो ना? यदि मैं ये कह दूं कि मैं आपको प्रॉपर्टी दूंगा, और प्रॉपर्टी कैसे दे रहा हूं मैं आपको? टेकन ऑन रेंट। तो पॉपुलेशन चाहे 25 लाख से ज्यादा हो या 10 लाख से कम, कुछ भी हो, सिंपल 15% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवरेज लोअर। जो मकान है उसका जो भी किराया पे किया जा रहा है, उस पे किए जाने वाले किराए का 25%, 15% और रेंट whichever is lower salary,
चाहे डू, मतलब समझे आप? क्या मतलब समझे आप हमारी बात? सेम केस रहेगा, हर तीनों ही कंडीशन में एक ही बात आएगी। जितना भी रेट, मान लीजिए इसकी सैलरी 2 लाख है, 2 लाख का 15% हुआ 30,000, और जो मकान लिया गया है उसका किराया है 60,000 रुपए, तो कितना टैक्सेबल होगा? 30,000 टैक्सेबल। मान लीजिए मकान का किराया 24,000 रुपए है, तो 24,000। इज इट क्लियर और नॉट? ये जो पोजीशन है, ये जो अमाउंट है जो टैक्सेबल है, ये उस मकान की बात कर रहे हैं जहां 4 दीवार और एक छत। मान लीजिए उस मकान के साथ, उस हाउस के साथ आपको और भी फैसिलिटी दी गई है। कैसी? आपको फर्नीचर दे दिया जाए, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, समझ गए ना? यदि ये सब दिया गया है तो बताइए ऐसे मकान को हम लोग क्या कहेंगे? और फर्निश्ड हाउस कैसे निकालेंगे? रेंट फ्री एकोमोडेशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। सबसे पहले अनफर्निश्ड हाउस का रेंट फ्री एकोमोडेशन निकालेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मैंने जो भी फर्नीचर आपको अवेलेबल दिया है, जो भी फर्नीचर आपको अवेलेबल कराया है, उस अवेलेबल कराए गए फर्नीचर का कितने %? 10%। मान लीजिए मैंने आपको 50,000 रुपए का फर्नीचर अवेलेबल कराया, तो 50,000 का कितना %? 10%। हम उसे ऐड कर देंगे प्लस, ये सब प्लस है बेटा, प्लस रेंट पेड फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर्स। मान लीजिए कोई एसेट खरीद के नहीं दी गई, नहीं दीजिए, मैंने कहा कि आपको मैं चीज दे दे रहा हूं, और मैंने वो चीज कहां से लाकर दी है? किराए पर लाकर। और यदि मैं कोई चीज किराए पर लेकर आता हूं और आपको वो चीज किराए पे दे देता हूं, तो मैंने वो चीज के लिए जो भी रेंट पे किया है वो भी तो मेरे पास से खर्ची हुआ है, उसे भी ऐड कर दिया जाए। और ऐसे मकान को क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? फर्निश्ड हाउस। दोनों बातें क्लियर होगी। सबसे पहले मकान दिया, मकान देने के बाद फर्नीचर भी दिया, दोनों चीजें दे दी। एक तीसरा पॉइंट आता है, इतने सब कुछ देने के एवज में क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर से या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ मांग सकता है? कुछ कह सकता है? इतना सब कुछ दे रहे हैं, कुछ पैसे तो तुम्हें देने पड़ेंगे अपने पास से? बिल्कुल बोल सकता है। वो कह सकता है कि भाई हम आपकी तनख्वाह से 1,000 रुपए पर मंथ लेंगे, आप मकान इतना बड़ा दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कुछ ना कुछ मनी चार्ज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कुछ ना कुछ मनी चार्ज किया जाएगा, और जो मनी चार्ज किया जाएगा वो कहा जाता है द अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? यदि ऐसा है तो क्या होगा? नोट करिए, मैं यहां बताता हूं। एनीथिंग recovered from employee shall reduce the value of purchase। बहुत ही प्यारी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या कर देगा वो? जो भी अमाउंट रिकवर किया गया होगा, जो भी अमाउंट रिकवर किया गया होगा, किससे रिकवर किया गया होगा? एम्प्लॉय से रिकवर किया गया होगा, वो सिंपली टैक्सेबल अमाउंट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। मान लीजिए आपका परक्यूजिट की वैल्यू आई, मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, सब मकान दिया है भाई हमने आपको, और उस आपकी सैलरी है 3 लाख रुपए,
उसका 15% कितना हुआ? 45,000, राइट? और रेंट था उसका 60,000। ये क्या है भैया? क्या लिखा है? रेंट। तो कितने वैल्यू पर एक्विजिट होगी? पक्का? ये देखिए 45 आ गया। मैं यदि कहूं कि भाई मैंने आपको 1 लाख रुपए का फर्नीचर दिया है, क्या दिया? 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख का 10% 10,000 रुपए यहां पर फर्नीचर की कॉस्ट में आ जाएगा। 10%। मैंने कहा मैंने आपको एसी भी दिया है, लेकिन मैंने एसी खरीद के नहीं दिया है। 5,000 रुपए साल किराए पे दिया है। कितने हजार रुपए? तो भैया जितने 1,000 रुपए साल का किराया है वो लग जाएगा साल का, ईयर का 5,000, नॉट मंथली। तो टोटल कितना हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने अपने एम्प्लॉय से कहा यार देखो रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना माना जाएगा? 60,000 टैक्सेबल होगा। बोले यार कि क्या एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के ऊपर कोई जिम्मेदारी डाली है? कुछ वसूलने की बात कही है? बोले हाँ कही है। क्या कहा है? बोले हम एम्प्लॉय से वसूलेंगे 1,000 रुपए पर मंथ। रिकवरी 1,000 इंटू 5 कितना हुआ? 12,000 ना। तो कितना टैक्सेबल होगा? इज इट क्लियर हो ना? मैं बार बार आपसे कह रहा हूं एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। बोलिए क्या कहा मैंने? बोलो। इफ एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय shall reduce the taxable value of money. Is it clear or not clear? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर सैलरी कितनी? सैलरी का 15%, सैलरी का 10%, सैलरी का 7.5%, व्हाटएवर। सैलरी क्या है? मैंने कहा सैलरी के लिए साफ कहा जाता है बेसिक सैलरी दिए एज पर टर्म प्लस फिक्स और टैक्सेबल अलाउंस, बोनस, फीस, कमीशन। और अब मैं ये कह दूं एनी पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, कोई भी मॉनेटरी पेमेंट जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिए, दीज बिकम द पार्ट ऑफ सैलरी। अब इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं, टेक्निकल बातें हैं जो हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। पहला पॉइंट, ये जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है ये एनुअल नहीं है, मंथली बेसिस पे मिलता है। इसका मतलब होता है जिस महीने की ये सैलरी है उसी महीने के रेंट फ्री एकोमोडेशन में काम आएंगे। चूंकि एरियर ऑफ सैलरी पिछली सैलरी इस अप्रैल से मार्च के बीच की नहीं है, एडवांस सैलरी अगली सैलरी है, वो भी अप्रैल से मार्च के बीच की नहीं है, तो वो शामिल नहीं। ये कैलकुलेशन मंथ बेसिस पर मिलता है, ना कि एनुअल बेसिस पर मिलता है। इज इट क्लियर? रेंट फ्री एकोमोडेशन और HRA दोनों साथ साथ नहीं मिल सकते। जनरली कभी कभी क्या होता है, हम लोग ऑडिट में देखते हैं
कि एम्प्लॉई ने मकान छोड़ा नहीं है, कब्जा भी उसी का है, तब सामान वामान उसी का रखा, यूज भी वही कर रहा है, और एम्प्लॉयर उसे क्या दे रहा है, हाउस रेंट अलाउंस भी दे रहा है। जब आप ऑडिट करेंगे तो आपको कई जगह ये पाने को मिलेगा, उसे हाउस रेंट अलाउंस भी मिल रहा है, और देखा जाए तो वो जो मकान की अलॉटमेंट किसकी निकाली तो उसमें भी उसका नाम लिखा हुआ है। ऐसा पॉसिबल, कभी कभी ऐसा भी होगा कि 3 महीने तक तो हाउस रेंट अनाउंस मिला, और फिर अगले 9 महीने में रेंट फ्री एकोमोडेशन मिल सकता है। तो 3 महीने का कैलकुलेशन अलग होगा, 9 महीने का कैलकुलेशन अलग होगा। यानी हाउस रेंट अलाउंस भी मंथली बेसिस पर टैक्सेबल होता था, और रेंट फ्री एकोमोडेशन भी मंथली बेसिस पर टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए, एक एक करके बात कर ली जाए। आइए जरा हम लोग अपनी किताब में देखें, S30 provided to employee working in mining site, onshore oil exploration project, execution site, dam site, power, ये सारी जगहों पर एकोमोडेशन दी जाती हैं, राइट, नॉट चार्जेबल टू। रिमोट एरिया में बेचारे रह ही रहे हैं, अब उसे ये मत कहिए कि वो रह रहे हैं, तो रिमोट एरिया में पलट दिए जाते हैं, तो उनकी सरकार ने खाना पीना भी तुमने देखा था छूट कर रखा है, और यहाँ आप देखेंगे कि एकोमोडेशन भी क्या कर रखा है। इन केस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, द लाइसेंस फीस amount fixed by the government shall be taxable in the hand of, मैंने कहा था whatever amount fixed by the government shall be taxable. In case of private sector employee, the value of rent free accommodation in case of unfurnished house where the house is owned by employer, if the population of the city of employment exceed 25 lakh, 15% shall be taxable. If the population of the city less than 25 lakh but equal to or exceed 10 lakh, 10% of the city shall be taxable. If the population of the city less than 10 lakh, 7.5% of the city shall be taxable. Where the house is taken on rent by the employer, the taxable value of the purchase shall be the lease rent or the 15% of the salary, whichever is lower. अब पॉइंट आता है सैलरी में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी, तो आप बहुत आराम से देख रहे हैं। बेसिक सैलरी, डीए एज पर सर्विस कंडीशन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस फीस, कमीशन, एनी अदर मॉनिटरी पेमेंट एक्सेप्ट बाय वे ऑफ परक्यूजिट हमेशा फैसिलिटी के रूप में होते हैं। नीचे देखिएगा, द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इन केस ऑफ फर्निश्ड हाउस। अब फर्निश्ड हाउस मिल रहा है भैया, फर्नीचर भी है, तो क्या करें भैया, 10% कॉस्ट ऑफ एसेट्स, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर इफ टेकन ऑन रेंट, ऐड कर दिया जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, और बिल्कुल नीचे देखिएगा, बिल्कुल नीचे आखिरी पॉइंट, द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने पहले ही कहा था, एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय शैल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? कि यदि किसी भी तरीके से कोई भी चीज एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से रिकवर करेगा तो क्या हो जाएगा। मैं 2 मिनट यहां पर आपको एक चीज और देख लेना चाहता हूं, यहीं पर एक साथ एकोमोडेशन इन होटल। देखिए एकोमोडेशन इन होटल आपको दिखाई दे रहा है, देखिए एकोमोडेशन इन होटल,
यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल में एकोमोडेशन दे रहा है तो जितना भी उसका बिल का पेमेंट होगा और 24% ऑफ द सैलरी विच एवर इज, क्या कहता है बेटा, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू सच होटल, पक्का, और 24% ऑफ सैलरी। मान लीजिए होटल एकोमोडेशन बिल्कुल साफ है कि जितने दिनों तक का आपका पेमेंट दिया एम्प्लॉयर ने और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर शैल बी। एक बात बहुत ध्यान से देखने की है, एग्जेम्पशन ऑफ दिस रूल। भैया होटल में कोई भी फैसिलिटी है टैक्सेबल होगी, लेकिन दो कंडीशन ऐसी हैं जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को होटल में एकोमोडेशन देगा तब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। पहली चीज है द टोटल पीरियड नॉट ऑफ सच एकोमोडेशन डज नॉट एक्सीड 15 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। 15 दिन से ज्यादा नहीं दिया गया है तो टैक्सेबल नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे हम यहां देखेंगे, सच एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। भैया एम्प्लॉयर एक जगह से दूसरी जगह क्या कर दिया गया, ट्रांसफर हो गया। इन केस ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इफ द एम्प्लॉई रिटेन्स द एकोमोडेशन इन अर्लियर प्लेस, भैया तुरंत तो उठाएंगे नहीं कि पुराना मकान खाली करने चल देंगे हम लोग। पुराने प्लेस पर भी क्या होगा, एक एकोमोडेशन होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा। While being provided with accommodation at the new posting as well, भैया नई जगह गए वहां भी आपको मकान मिल गया, पुरानी जगह वाला मकान तो पड़ा ही हुआ है आपका। Then for the first 90 days the perquisite will be taxable only in respect of the one of two accommodation। भैया ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हो, उन दो में से किसी एक एकोमोडेशन की परक्विजिट क्या होगी, टैक्सेबल होगी, विच हैज द लोअर वैल्यू। बताता नहीं बताता तब भी हम यही करते, जिस पर कम टैक्स लगेगा उसी को टैक्सेबल कहेंगे। आफ्टर 90 days द परक्विजिट विल बी टैक्सेबल फॉर बोथ द एकोमोडेशन। आइए बच्चों, मेरे ख्याल से मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत, साफ है बिल्कुल एकोमोडेशन के बारे में। होटल एकोमोडेशन सीधा नियम है, कितना भैया होटल एकोमोडेशन है बताइए, जो भी होटल का खर्चा है 24% ऑफ द सैलरी, लेकिन 15 दिन तक का होटल एकोमोडेशन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो ऑफिस के काम से वो होटलों में रहता है जाता है, क्या उसे भी यहाँ शामिल किया जाएगा? नहीं, उससे क्या मतलब हमको, वो तो बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस आपके टूर एंड ट्रेवल में जाएगा, उसको हमको कौन दे रहे हो, बोलिए, गलत है सही? अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और भी है, यदि एक साथ दो एकोमोडेशन मिल जाते हैं, लखनऊ में पोस्टिंग थी आपकी, अचानक आपको यहाँ से भेज दिया गया देहरादून, तो क्या आप बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे? बच्चे स्कूल में नहीं जाएंगे, तुरंत उनके पेपर चल रहे हैं तो कल घर से बाहर निकलो, ऐसा तो नहीं है ना। और आपको तो जाना पड़ेगा, बच्चों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तो ज्वाइनिंग करनी है ना। अब आप नई प्लेस पे जाएंगे, नई ज्वाइनिंग करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसी कंडीशन देखो, आपके पास ये मकान भी होगा और देहरादून वाला मकान होगा। तो 90 डेज तक का बिल्कुल सिंपल नियम है कि दोनों में से कोई भी एक टैक्सेबल होगा, 90 डेज के बाद दोनों टैक्सेबल होंगे। बताइए रेंट फ्री एकोमोडेशन पूरे तौर से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पहला पर्सन था यस सर, बिल्कुल ठीक क्लियर है। आइए अब हम दूसरा पर्सन स्टार्ट करें। एनी प्रॉब्लम? कोई पूछना हो तो बोलो। ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? बिल्कुल। चलिए आइए हम लोग एक अगला प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेडिकल फैसिलिटी की बात करूं तो सबसे पहले मैंने ये कहा था आपसे कि मेडिकल अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, इट इज फुल्ली टैक्सेबल।
इट इज फुल्ली टैक्सेबल। यहां मेडिकल अलाउंस की बात नहीं चल रही, बल्कि किसकी चल रही है? मेडिकल फैसिलिटी की बात चल रही है। फैसिलिटी का मतलब होता है सुविधा। अब मेडिकल फैसिलिटी कितने तरीके से दी जा सकती है और कहां कहां दी जा सकती है, यस और नो? इसके लिए सबसे पहला पॉइंट होता है मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। कैसा हॉस्पिटल है? तुम देखो बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जनरली लोग सजेस्ट करते हैं। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या एम्प्लॉयर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल? ऐसे हॉस्पिटल जिनका निर्माण, जिनका कंट्रोल, जिनका नियंत्रण, जिनका सब किसके अंडर में चलता है? एम्प्लॉयर। जैसे टाटा का टाटा, सहारा मतलब सहारा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं और ये एम्प्लॉयर्स ने अपने एम्प्लॉइयों के लिए बनाए। और यदि ऐसे हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटी दी गई है तो इट इज टैक्स फ्री, नथिंग इज चार्जेबल टू टैक्स। अब आप समझे? मान लीजिए किसी का इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट टाटा में काम करता है और टाटा में ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका टैक्स फ्री, नथिंग चार्जेबल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तभी टैक्स नहीं लगेगा। या ऐसा हॉस्पिटल है जो अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट है, तब भी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन मान लीजिए यदि मेडिकल फैसिलिटी प्राइवेट क्लिनिक में है, कहां है? प्राइवेट क्लिनिक, तो मैंने कहा इट इज एक्सेम्प्टेड अप टू 15,000, 15,000 रुपए तक एग्जेम्प्टेड है और 15,000 से ऊपर जितना भी होगा इट इज फुल्ली टैक्सेबल, उस पर पूरा टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने कहा मेडिकल फैसिलिटी इन प्राइवेट क्लिनिक्स इट इज एक्सेप्टेड अप टू 15,000, मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट, अप्रूव्ड गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर हॉस्पिटल इट इज फुल्ली एक्सेप्टेड। बताइए क्लियर? फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस फुल्ली एक्सेप्टेड। अब इसके बाद एक तीसरा छोटा सा पॉइंट आता है, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। यार ये बात तो समझ में आ गई होगी तुमको। इंडिया में नहीं दी जा रही है, इंडिया के बाहर। यानी बीमारी इतनी बड़ी है कि भारत में आपका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, अब आपका इलाज होगा मॉरिशस में, नहीं अबू धाबी में। बनाइए कोई भी अच्छी जगह है, पाकिस्तान में होगा, हम लोग वहीं जाया करेंगे। अब कुछ भी होगा पाकिस्तान में होगा। बच के अबे जब तक कब्जा नहीं लेंगे पाकिस्तान को तब तक ऐसे ही बोलते रहेंगे। एक दिन कब्जा तो हो गई। देखिए मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, मान लीजिए मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में मिल रही, तो पाकिस्तान में 3 तरीके के खर्चे होंगे। कितने तरीके खर्चे होंगे? 3। इतिहास गवाह है कि गुस्से से कुछ नहीं होता, दिमाग से चलता है ना? पाकिस्तानियों को गुस्सा आता है, हम लोग गुस्सा नहीं आता, दिमाग से काम करते हैं। कब उनके घर में बैठे होंगे, खाना बना रहे होंगे, पता नहीं लगेगा, पड़ोसी हो जाएंगे वो हमारे, है ना? हम उनके घर वाले हो जाएंगे, रिश्तेदार हो जाएंगे। बच्चों मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान में जाके देंगे तो भाई सीधी बात हो गई, 3 तरीके के एक्सपेंसेस होंगे पाकिस्तान में। एक मेडिकल ट्रीटमेंट, बोलो, एक मेडिकल ट्रीटमेंट होगा,
कहिए यस। एक होता है कॉस्ट ऑफ स्टे, वहां कहां रहेंगे? रेलवे स्टेशन पर? नहीं, अगल बगल में रहेंगे, कमरा वमरा लेके रहेंगे, वहीं से कहानी स्टार्ट होगी। कॉस्ट ऑफ स्टे विद वन अटेंडेंट। अब इसका मतलब ये नहीं पूरे परिवार को लेकर चले जाए, मन नहीं लगता पेशेंट का, जब तक सबको देख नहीं लेता तो आपको फड़फड़ाती रहती है। ऐसा नहीं होगा भाई। कॉस्ट ऑफ स्टे कितने का? वन अटेंडेंट, 3-4 नहीं। और एक तीसरी कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। ये जाओगे आओगे ना, जाने आने में खर्चा होगा। देखिए कॉस्ट ऑफ ट्रेवल की लिमिट बिल्कुल साफ सुथरी है। एयर इंडिया आपसे किराया लेगी जाने आने का, इसलिए इसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि मेडिकल ट्रीटमेंट और कॉस्ट ऑफ स्टे की बात करें तो हमें एक्सपेंस करने से पहले वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम आरबीआई। कहां से लेना पड़ेगा? आरबीआई। और आरबीआई जितनी भी लिमिट फिक्स कर देगी उतनी एग्जेम्प्टेड होगी। और आरबीआई की लिमिट से ऊपर यदि आपने एक्सपेंस किया तो वो चार्जेबल टू टैक्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? मैंने कहा क्या कहा, दोनों कॉस्टों को एक ही ले लिया। exempted up to the limit permitted by RBI. Is it clear? और आरबीआई की लिमिट से ऊपर खर्चा किया गया तो सर हमारे समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार खाने पीने रहने रहने के चक्कर में 1,80,000 का खर्चा हुआ, जबकि हमको आरबीआई ने परमिशन दी थी 1,50,000। तो भैया मैं कह सकता हूं सीधा 30,000 रुपए टैक्सेबल होगा। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? अप टू द लिमिट परमिटेड बाई आरबीआई। अब एक छोटा सा पॉइंट निकल कर आता है कि भैया जो कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, इसका क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रेवल के लिए सीधी बात है कि यदि उस एम्प्लॉय की इनकम इस मेडिकल कॉस्ट ऑफ ट्रेवल को छोड़कर और उसकी सारी इनकम को शामिल करके डज नॉट एक्सीड 2 लाख, सीधी बात कह दी मैंने, उसकी टोटल इनकम, भैया सैलरी इनकम की बात कर रहा हूं या टोटल इनकम, इसको छोड़कर बाकी सबको शामिल करके टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 2 लाख, डज नॉट एक्सीड 2 लाख। 2 लाख या 2 लाख से कम है, नथिंग शैल बी टैक्स, नथिंग। अरे गरीब 2 लाख की तनख्वाह पा रहा है, 2 लाख उसकी इनकम है, इतनी कम इनकम वालों का कॉस्ट ऑफ ट्रेवल पर टैक्स लगाना अच्छा लगता है क्या? नहीं, उनको कोई टैक्स नहीं, उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? ये है आपका पूरा का पूरा क्या मेडिकल। बताइए क्या कहें, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ अंतर ये बेटा कि आप यदि टाटा में काम करते हैं और टाटा के हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं तो एम्प्लॉयर हॉस्पिटल हो गया, और आप टाटा के बगल में एक दूसरा कोई नर्सिंग होम है वहां दिखा रहे हैं, काम कहां करते हैं? टाटा में करते हैं, तो आप प्राइवेट क्लिनिक हो गए। और प्राइवेट क्लिनिक और प्राइवेट नर्सिंग होम्स में यदि आप कहीं दिखाते हैं तो कितने रुपए तक का एग्जेम्पशन सरकार ने दिया है? 15,000 तक का एग्जेम्पशन है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट शैल बी चार्जेबल टू। आइए एक बार अपनी किताब में पढ़ लिया जाए, राइट? तो आइए जरा देखिए, ब्रदर एंड सभी लोग जा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, फिर लिखा हुआ है टैक्सेबल वैल्यू नील, हॉस्पिटल मेंटेन बाय एम्प्लॉयर नील, हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स नील, health insurance policy, group insurance for employee nil, any other hospital such as a private clinic
exempted up to 15,000, the remaining amount being medical facility outside India. The cost of medical treatment up to the limit permitted by RBI nil. The cost of stay with one attendant up to the limit permitted by RBI nil. The cost of travel. If gross total income after considering all perquisite except cost of travel, कई बार बोल चुका हूं, does not exceed 2 लाख नहीं, और यदि 2 लाख से ज्यादा हो गई तो फुल्ली नीचे देखिएगा, the taxable value of medical facility, the value of perquisite shall be calculated as above. ऊपर मैंने आपको बताया है, वैसे माइनस कर देंगे, the amount recovered from employee, then remaining amount shall be chargeable to tax. बोलिए, यस, दो हो गए। बड़े एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को सर्वेंट फैसिलिटी देता है, दे दिए 4, जाओ काम करो, सेवा हो रही है आपकी, कोई खाना बना रहा है, कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये सर्वेंट फैसिलिटी है। मैंने आपसे साफ कहा था, ये होता है सर्वेंट अलाउंस, उसमें आपको पैसे दे दिए जाते हैं, खर्च करना हो करो, नहीं तो कुछ झाड़ू लगाओ, कोई पंगा नहीं, आपकी इच्छा है, खाना बनवाना हो तो रखो, नहीं तो खुद बनाओ, ये तो हो गया अलाउंस। और परक्विजिट में दे दिए जाते हैं नौकर, बनवाना हो तो बनवा लो, वरना कोई बात नहीं। पॉइंट यहां ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो ये सर्वेंट की फैसिलिटी है जो दी जाती है, ये सर्वेंट इंगेज कौन करता है? पहली बात है कि सर्वेंट को नौकरी देना है, तो पहला पॉइंट है engaged by employer, या नौकरी पर रखे किसने था? एम्प्लॉयर। और तनख्वाह भी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। और दूसरी चीज क्या होती है? engaged by employee, रखता कौन है? एम्प्लॉई। reimburse by employer। बड़ा अच्छा लगता है ये पॉइंट। यहां एम्प्लॉयर ने अपने पास रखा है, और यहां पर बात क्या हो रही है कि रखा उसे किसने? एम्प्लॉई ने, और पेमेंट कौन कर रहा है? देखिए यहां मैं एक चीज सबसे बड़ी बात कहूंगा कि यदि एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है, किसने? एम्प्लॉयर। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और यदि engaged by employee है तो इट इज टैक्सेबल इन द केस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय। मतलब चाहे स्पेसिफाइड हो या स्पेसिफाइड ना हो, हर कंडीशन में टैक्सेबल होगा। इज इट क्लियर और नॉट? कब? केवल स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होगा यदि इंगेज किसने किया है? एम्प्लॉयर। और यदि एम्प्लॉय ने इंगेज किया है और रिम्बर्समेंट बाय द एम्प्लॉयर है तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, वेदर स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड। यहां एक क्वेश्चन आता है, हाउ मच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल? कितना टैक्सेबल होगा? मैंने कहा वट एवर द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय और द रिम्बर्स बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, जो भी पेड करे डायरेक्टली पेड करो या रिम्बर्स करो, जो भी करो वो फुल्ली के फुल्ली टैक्सेबल होगा। अब मान लीजिए आपके यहां हमने 3 एम्प्लॉय रखे और 3-3 हजार रुपए महीने दिए जाते हैं, तो 9,000 रुपए एक भैया हो गया, 12 महीने का 1,08,000।
1,08,000 रुपए की सैलरी होगी जिस पर आपको क्या देना होगा, टैक्स। आर्मी में देखिए 5-5, 6-6 एम्प्लॉय काम करते रहते हैं बेटा, है ना। एक कोई पेड़ साफ कर रहा है तो आर्मी के लोग कहते हैं हमें नहीं चाहिए भैया। क्यों? तो उन्हें जितनी तनख्वाह दी जा रही है वो सारा का सारा परक्यूजिट बन के हमारी इनकम में टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो मेरा पॉइंट आपसे ये है कि वॉट एवर द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय इट इज फुल्ली टैक्सेबल। यहां एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां सारे तरीके के सर्वेंट आते हैं, स्वीपर, वॉचमैन, कुक, गार्डनर, एनी अदर सर्वेंट। हो सकता है कि अग्रवाल का सर दबाने के लिए, गर्दन दबाने के लिए भी कोई रखा गया हो, उसे भी जो तनख्वाह दी जाएगी वो भी शामिल होगा। लेकिन यहां एक पॉइंट में बात करूंगा गार्डनर के ऊपर। यदि गार्डनर घर का मालिक, रेंट फ्री एकोमोडेशन है और उस घर का मालिक एम्प्लॉयर है, हाउस इज ऑफ एम्प्लॉयर, और फिर गार्डनर को क्या दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है, तो इट इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। वो यहां सर्वेंट फैसिलिटी में नहीं आएगा और ना ही वो सेपरेटली टैक्सेबल। क्योंकि अब ये मान के चलेंगे कि जो रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको दिया जा रहा है, वहां जो भी अमाउंट टैक्सेबल किया जा रहा है, उस एनुअल इनकम में, उस एनुअल रेंट में गार्डनर की सैलरी क्या मानी जाएगी, शामिल मानी जाएगी। इसलिए इट इज नॉट सेपरेटली टैक्सेबल। कब गार्डनर की सैलरी सेपरेटली टैक्सेबल नहीं होगी? यदि घर का मालिक कौन हो, एम्प्लॉयर। इज इट क्लियर ना? तो बताइए, सर्वेंट फैसिलिटी बिल्कुल फंक्शन। मैंने ड्राइवर का नाम लिया, वो दूसरी जगह आएगा। आइए, बात हमारी साफ हो गई आपसे। सर, जब एम्प्लॉयर एंगेज करेगा उसको, सर्वेंट को, तो एम्प्लॉयज उसके बिहाफ पे टैक्स भी देंगे। आनंद उसका कौन उठा रहा है? अच्छा, तो जैसे ऑफिस में कोई सर्वेंट करता है तो ऑफिस नहीं, घर। ऑफिस का काम तो करने के लिए ऑफिस का सर्वेंट है। एंगेज का एम्प्लॉयर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपके घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, आपके एम्प्लॉय की नहीं। एम्प्लॉयर कहता है ये लीजिए खाना बनाने वाली, आपके कपड़े धोने की जिम्मेदारी आपकी है, एम्प्लॉय की नहीं। झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी आपकी है, एम्प्लॉय की नहीं। ऑफिस में काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉयर की। लेकिन आपके पर्सनल कामों को करने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी है। अब आपके व्यापार पर आपको काम कराने के लिए आपको दुनिया भर के नौकर चाकर दे दिए गए, उनकी सैलरी किसके लिए हो रही है? कष्ट कौन झेल रहा है, एम्प्लॉयर। आनंद कौन उठा रहा है, एम्प्लॉय। मैंने कहा नहीं, आनंद उठाओ भाई, द एम्प्लॉय शैल बी टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट एंड इट इज चार्जेबल टू। आइए हम लोग देखें अपनी किताब में कि अभी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, द टोटल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट शैल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू द डोमेस्टिक सर्वेंट where the servant is employed by the employer, taxable in the hand of a specified employee, where the servant is engaged by employee and the salary is reimbursed by employer, taxable in the hand of a specified as well as non-specified employee. Domestic servant is always taxable in the hand of employees. क्या डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस, ये क्या है, allowance is always taxable. Gardener salary is a part of rent free accommodation and it is not chargeable to tax separately if the house is of employer. The value of perquisite means the value of perquisite calculated as above minus the amount recovered from employee. जो भी amount employee से recover किया जाएगा ये माइनस कर देंगे. The remaining amount shall be chargeable to tax. Is it clear or not? लॉक कर दूं? बिल्कुल. चलिए अगला परक्यूजिट पे आ जाए. देखिए, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर. अब आप देखें
गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। देखिए पॉइंट ये आता है कि इसका कनेक्शन किसके नाम से है, बिल किसके नाम से आ रहा है। यदि कनेक्शन इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर है, बताइए, तो बिल किसके नाम में आएगा। और यदि कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम में है तो बिल किसके नाम में आएगा। यार ऐसी कंडीशन में बिल एम्प्लॉय के नाम में आएगा और फिर रिम्बर्समेंट एम्प्लॉयर करेगा। यदि ऐसा है तो यदि एम्प्लॉयर के नाम में कनेक्शन है तो इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। बेटा ये जान पूछ के अंतर क्रिएट करके दिखा रहा हूं आपको। यदि इलेक्ट्रिसिटी मीटर का कनेक्शन किसके नाम में है, एम्प्लॉयर के नाम में, तो इट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। और यदि कहीं कनेक्शन एम्प्लॉई के नाम है तो फिर किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ऑल एम्प्लॉय। ऑल एम्प्लॉय मतलब चाहे वो स्पेसिफाइड हो या ना हो। और मैं बात कर रहा था किसकी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। यदि कनेक्शन किसके नाम में तो कौन टैक्स देगा, केवल स्पेसिफाइड। और कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम में है, रिम्बर्समेंट बाय एम्प्लॉयर होगा। अब यहां एक छोटे सा बात आता है, यार ये जो फैसिलिटी होती है गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की, ये दो तरीके से दी जा सकती है। एक तो परचेज फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, यदि किसी आउटसाइड एजेंसी से परचेज करेंगे तो परचेज किए गए एजेंसी को जो भी हम पेड करेंगे वही अमाउंट वैल्यू ऑफ परचेज माना जाएगा। भाई जितने का लाइट का बिल आया लाइट चुका दिया, जितने का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया वो चुका दिया, जितना पानी का बिल आया वो चुका दिया, जितना गैस का बिल आया वो चुका दिया। क्यों, क्योंकि हम तो बाहर से खरीद के ले रहे हैं ना। दैट विल बी टैक्सेबल। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। और यदि मैं ये कह दूं आपसे कि मैं खुद ही मैन्युफैक्चरर हूं इन सब चीजों का, यदि मैं इनमें से किसी भी फैसिलिटी का खुद मैन्युफैक्चरर होऊंगा तो इसका मतलब है कि मैं बाहर वाले को पेमेंट नहीं करूंगा ना। तो द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, व्हाट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ऐसी कंडीशन में कौन सी कॉस्ट चार्जेबल टू टैक्स होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चार्जेबल टू टैक्स। इज इट क्लियर और नॉट। आइए एक बार देख लें हम लोग, बोलिए, आइए जरा देखिए पेज नंबर 14। कॉस्ट इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर सैलरी, any amount recovered from employee shall always reduce the value of purchase, taxable in the hand of a specified employee. If the collection is in the name of employee, then it is taxable in the hand of. Is it clear or not? मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। बोलिए, लॉक कर दूं? चार हो गए, बोलो, मैं पढ़ लो इसको। कार के अंदर 3 पहिया वाहन शामिल नहीं है, 2 पहिया वाहन शामिल नहीं है, हैवी व्हीकल शामिल नहीं है ना। सत्यम कहेगा सर ट्रैक्टर दिया तो क्या करें, अब ट्रैक्टर की 5 टायर होते हैं, ट्रक दिया उसमें 6, ट्रैक्टर में 5 होते हैं। कहाँ सर, ट्रैक्टर में 6 होते हैं, चलिए 5 होते हैं। अच्छा चलिए मुंह करिए, देखिए ट्रक दे दिया तो क्या होगा। यहाँ पॉइंट ये आता है कि मैं उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ बात कर रहा हूं कार की। और कार फैसिलिटी एक अलग चीज है, उस कार के खर्चों का लिए पैसा देना एक अलग चीज है, कार के एक्सपेंसेस के लिए फंड देना एक अलग चीज है, और कार के लिए ड्राइवर देना ये 3 अलग पॉइंट है।
इज इट क्लियर? यानी जब हम कार फैसिलिटी की बात पर आते हैं तो हम बिल्कुल आपसे साफ कहते हैं कि कार देंगे, पहली चीज, कार पे होने वाले खर्चे देंगे, दूसरी चीज, और साथ में एक ड्राइवर देंगे, तीसरी चीज। जब ये तीनों दे दें तो एम्प्लॉई के लिहाज से बहुत ही आइडियल कंडीशन है और एम्प्लॉयर के लिहाज से बहुत बुरी कंडीशन है, सबको दे रहा है। लेकिन यदि हम टोटल कंडीशन को आइडेंटिफाइड करें तो हम कहेंगे कि कार दो तरीके से दी जा सकती है। कार दो तरीके की हो सकती है। पहला, ओन बाई एम्प्लॉयर, और दूसरी हो सकती है ओन बाई एम्प्लॉय। कार का मालिक एम्प्लॉयर और कार का मालिक एम्प्लॉय। जब कार का मालिक एम्प्लॉई है तो फिर दो कंडीशन आपस में खड़ी हो सकती हैं आकर। एक्सपेंसेस पेड बाई एम्प्लॉई, और हो सकता है एक्सपेंसेस पेड बाई एम्प्लॉयर। यार एक बात कहें, गाड़ी भी एम्प्लॉय की, खर्चे भी एम्प्लॉय के, क्या खाक बेनिफिट दिया है हमको? क्या किसी तरीके का कोई फायदा दिया है हमको? क्या कुछ भी टैक्सेबल होगा? मैं इसके लिए अभी लिख देता हूं, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है, यदि लगानी पड़े तो समझ लो दिक्कत की बात है, आपके पैर में दर्द होने लगेगा कि यार गाड़ी भी मेरी है, उसके खर्चे भी मैं ही पे कर रहा हूं। अब बताओ मुझे काहे का फायदा हो रहा है? मुझे कौन सा बेनिफिट मिल रहा है? मुझे कौन सा फायदा हो रहा है? नहीं ना। दिस इज कॉल्ड कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई एंड एक्सपेंसेस पेड बाय। और दूसरी चीज होती है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉई, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। देखिए यहां पर कार तो एम्प्लॉय की है, खर्चे तो कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ना। कुछ तो फायदा दे रहा है। अरे गाड़ी के डीजल है, रिपेयर है, मेंटेनेंस, तो दुनिया भर के खर्चे कर रहा है, ये तो बेनिफिट हो ही रहा है ना, तो ये तो टैक्सेबल होगा। इसी तरीके से यहां पर हम देखें कि कार ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। अब पॉइंट वही आती है, एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। बहुत बढ़िया भैया, ये तो डबल आनंद आ रहा है। कैसे डबल आनंद आ रहा है बताइए? गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और खर्चे भी एम्प्लॉयर के, डबल आनंद। और दूसरी चीज है कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। अच्छा एक बात बताऊं, यहां तो खर्चे एम्प्लॉय ने पे कर दिए, लेकिन एक बात बताओ, कार तो एम्प्लॉयर की है, कुछ तो आनंद ले रहे हो। देखिए टैक्स तो तभी दूंगा जब मैं आनंद उठाऊंगा। मुझे कुछ मजाक ही नहीं आया और मुझे सजा दोगे तो फिर तो कोई बात नहीं चलेगा। क्लियर और आपके? तो यहां पर बिल्कुल साफ पिक्चर में है, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या परक्विजिट है। यहां गाड़ी मिली वो भी परक्विजिट है और उसके खर्चे भी परक्विजिट है। यहां गाड़ी मिल रही है वो तो परक्विजिट है, क्योंकि खर्चे एम्प्लॉय खुद अपनी जेब से चुका रहा है तो कोई परक्विजिट नहीं, खर्चे परक्विजिट नहीं है। यहां गाड़ी भी एम्प्लॉय के, खर्चे भी एम्प्लॉय के, कोई परक्विजिट नहीं है। और यहां गाड़ी एम्प्लॉय की है और खर्चे एम्प्लॉयर के हैं, तो खर्चा तो कम से कम परक्विजिट है।
मेरे सामने 3 तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। कितने तरीके की सिचुएशन खड़ी हो जाती है? 3। क्योंकि मैं तो जब कार का इस्तेमाल करने पे गया तो मैं तो कार 3 तरीके की इस्तेमाल कर सकता हूं। कितने तरीके थे? 3। मेरा पहला इस्तेमाल है ऑफिस यूज। मैं पूरे कार का इस्तेमाल काहे में करता हूं? ऑफिस यूज। प्राइवेट यूज, मैं कार पूरी की पूरी किस पर्पज में इस्तेमाल करता हूं? प्राइवेट। और तीसरी चीज है बोथ, खुद भी यूज करता हूं और शाम को नदिया किनारे भी निकल जाता हूं। तो बताइए काहे में इस्तेमाल हो रही है? यार एक बात बताऊं, यदि यहां भी देखा जाए तो गाड़ी तो एम्प्लॉयर की है ना। अब गाड़ी यदि एम्प्लॉयर की है तो वो कितने पर्पज में इस्तेमाल होगी? 3। पहली ऑफिस यूज, दूसरा प्राइवेट यूज और तीसरा बताइए प्यार से बोथ। बताइए, कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए। सारी कंडीशन दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो कि आखिर कौन सी चीज कैसे परक्विजिट होगी और कौन सी चीज परक्विजिट नहीं। और यदि मैं तीसरी कंडीशन में आऊं तो मैंने फिर आपके सामने वही कहानी रख दी। पहला ऑफिस यूज, दूसरा प्राइवेट यूज और तीसरा बोथ। अब मैं एक एक कंडीशन को आपके सामने यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। अब जरा यहां बोर्ड को एक एक पॉइंट को देखिएगा, सिर्फ बोर्ड पर आपकी नजर होनी चाहिए। यस और नो? बेटा जब भी आप कुछ भी ऑफिस यूज करेंगे, नॉट टैक्स, माफ करना, मैं कोई इसमें चर्चा नहीं करना चाहता हूं। ये क्या नहीं होगा? बिल्कुल टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी भी किसकी है? एम्प्लॉयर की। खर्चे भी किसके हैं? एम्प्लॉयर के। और यूज किस पर्पज में कर रहे हो? दोनों पर्पज में कर रहे हो, तो नथिंग शैल बी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अब मैं दूसरी बात आपके सामने रखता हूं, यदि कहीं दोनों पर्पज में यूज कर रहे होते हैं तो देखिए 10% कॉस्ट ऑफ कार, कार भी किसकी यूज कर रहे हो? एम्प्लॉयर की। वो भी तो घिस रही होगी, अरे 10% तो घिसेगी। प्लस खर्चे भी कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉयर। एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। बताइए दोनों को जोड़ देंगे कि नहीं जोड़ देंगे? बताइए दोनों खर्चे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? बताइए। और क्या माइनस कर देंगे? रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय। यदि है तो रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। बेटा पहले प्यार से समझ लो, बाद में बात करना, हाँ या ना। ऑफिस पर्पस नथिंग। यहां देखो डबल आनंद आ रहा है। पहला आनंद आ रहा कार का, उसका 10% ले लिया, जो खर्चे दिए वो भी ले लिए, और यदि कुछ एम्प्लॉय से रिकवर किया गया है तो उसे क्या कर दिया गया? माइनस। इज इट क्लियर और नॉट? अब मैं जरा यहां पर देखना चाहता हूं कि यदि मेरी कार किस पर्पज में इस्तेमाल हो रही होती है? बोथ पर्पज में इस्तेमाल हो रही है। बोथ पर्पज मतलब मैं बात में करूंगा। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए। नहीं, बिल्कुल। और अब मैं इसी को यहां देखूं, गाड़ी किसकी? खर्चे किसके? हमारा गाड़ी तो है, गाड़ी तो है, तो गाड़ी है तो यूज फॉर ऑफिस पर्पस, नथिंग टैक्स। अब यूज फॉर, यार देखना, खर्चे तो बेचारा एम्प्लॉय पे कर रहा है, केवल गाड़ी का तो आनंद मिल रहा है।
तो गाड़ी का मिल रहा है तो 10% कॉस्ट ऑफ गाड़ी का तो सुख है, खर्चे का तो कोई सुख है नहीं, तो ये लेंगे भी नहीं। और क्या माइनस कर देंगे? एम्प्लॉय जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आप इन दोनों में अंतर समझ पाए हो कि नहीं? सिर्फ खर्चों का अंतर है, यहां खर्चे भी दे रहा है तो जोड़ दिया, यहां खर्चे नहीं दे रहा है तो फिर मैंने जोड़ा, हमने ऐड नहीं किया। लेकिन अब ये मेरे साथ और आपके साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि मान लीजिए कार को दोनों पर्पज में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस पर्पज में इस्तेमाल कर रहे हैं? तो यार ये बहुत बड़ी समस्या आपके और हमारे बीच में खड़ी हो जाएगी। आप पता कैसे लगाएंगे कितना पर्पज छोटा है, कितना पर्सनल है, किसका क्या है? ये पॉसिबल है हिसाब किताब रख पाना? नहीं पॉसिबल है। ऐसी कंडीशन में गाड़ियों को दो भागों में बांटा गया। एक छोटी पॉपों अप टू 16 हॉर्स पावर, एक बड़ी पॉपों एवं 16 हॉर्स पावर। ये छोटी मोटी गाड़ी है, फोर्ड, फीगो, ऑल्टो, नैनो, गरीबों हम लोगों वाली टाइप की गाड़ियां, गरीबों वाली छोटी गाड़ियां हैं अप टू 16 हॉर्स पावर, छोटी पॉपों। बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी वाली वाइलो, स्कॉर्पियो। ये बड़े गाड़ियों के नाम मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, समझे? तो हमको छोटी भी पूछ लो तो बता देंगे, बड़ी आपको समझदार हो, समझ गए ना? ओपल, कोर्सा, पजेरो। सुनिए अप टू 16 हॉर्स पावर तक की गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, तो 1800 पर मंथ। बड़ी गाड़ी है 2400 पर मंथ और ड्राइवर 900 पर मंथ टैक्स। और ध्यान रखने की सबसे बड़ी बात होती है, यदि एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, क्या काम है? You will never reduce because the amount is fixed by the government. गवर्नमेंट कहती है छोटी गाड़ी है तो 1800, बड़ी गाड़ी है 2400 और ड्राइवर दिया तो 900 पर मंथ टैक्सेबल होगा। हम मानेंगे ये प्राइवेट पर्पज है और इतना टैक्सेबल हम करेंगे और बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो भी होगा वो हमसे कोई लेना देना नहीं होगा। If anything is recovered from employee, it will never reduce the value of benefit. Is it clear or not? मैंने आपको यही पर बात कही कि मान लीजिए गाड़ी के साथ साथ गाड़ी का किस पर्पज में इस्तेमाल कर रहे हो, तो मैंने कहा कि गाड़ी एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉई के और पर्पज वो, यदि ऐसा है यूज फॉर बोथ पर्पज, तो बिल्कुल सिंपल, अप टू 16 हॉर्स पावर एवं 16 हॉर्स पावर ये 600 पर मंथ। छोटी पॉपों, बड़ी पॉपों 900 रुपए पर मंथ। ड्राइवर चाहे छोटी चलवाओ या बड़ी चलवाओ 900 रुपए पर मंथ। Nothing shall be deductible in respect of any amount recovered from employee. मैंने कहा चाहिए हो, चाहिए हो, रिकवरी माइनस नहीं की जाएगी। Is it clear or not? सामने बोर्ड पर बिल्कुल पक्की नजर लगी रहनी चाहिए। बोलो, लॉक कर दूं? बताइए, ये सब कब होगा? जब कब बताइए कब होगा? जब गाड़ी भी एम्प्लॉयर की। आज एक बात आप पता है, मान लीजिए गाड़ी, ये पूरी चीज समझ में आ गई हमको, कोई मन में डाउट है? एनीथिंग? अब मान लीजिए गाड़ी का मालिक एम्प्लॉय है और खर्चे भी एम्प्लॉय के, तो नॉट ए परक्विजिट। अब गाड़ी का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर, और खर्चे किसके बेटा?
एम्प्लॉयर के कि एम्प्लॉय के? एम्प्लॉय। भैया जब एम्प्लॉयर के खर्चे होंगे तभी तो लोगे, और अदरवाइज तो नहीं लोगे। यस और नो? तो तुम और हम दोनों जानते हैं यदि ऑफिस पर्पज में है तो नॉट टैक्सेबल, और प्राइवेट यूज है तो एक्चुअल एक्सपेंसेस शैल बी। कितना भैया वास्तविक खर्चा हुआ? भैया गाड़ी तो हमारी है, वो तो टैक्सेबल हो नहीं सकती। खर्चे में आपने जो भी पैसे हमको दे दिए और हम उससे प्राइवेट पर्पज इस्तेमाल करते हैं तो जो भी खर्चे हैं वो क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। अब बंदा फंसा कि यदि मान लीजिए गाड़ी का इस्तेमाल किस पर्पज में हो रहा है? बोथ पर्पज में हो रहा है। बोलिए यस और नो? तो साफ बात, जरा देखिएगा ध्यान से, एक्चुअल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दो 1800 पर मंथ अप टू 16 हॉर्स पावर, 2400 पर मंथ एवं 16 हॉर्स पावर, 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर। या सुनो, सरकार कहती है ये जितने भी खर्चे हैं उसमें से ये हम मान लेंगे ऑफिस पर्पज है, बाकी का जितना भी अमाउंट होगा ये अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। प्यार से देखो बेटा, जो भी अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर ने पेड किया उस खर्चे में से ये माइनस कर देंगे, और फाइनल हम लोग जानते हैं एनीथिंग इज रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉई shall reduce the perquisite। बेटा बस इतना याद रखना, बस यही वो जगह है जहां कुछ भी एम्प्लॉई से रिकवर करेंगे तो माइनस नहीं करेंगे, बाकी सारी जगह ऐसी है जब भी एम्प्लॉई से रिकवर करेंगे तो माइनस करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? बोलिए क्या कहते हैं? क्लियर और नॉट क्लियर? तो कार को एक बार फिर एक्सप्लेन करूं क्या? मेरे ख्याल से पूरी क्लियर हो गई आपको। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और क्या टैक्सेबल होगा। ये आखिरी वाली बिल्कुल याद रखना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से क्या करेंगे? माइनस। सर आपने तो लिखा है माइनस कर दो 1800 2400, बेटा 1800 करोगे या 2400 करोगे? छोटी पॉपो आई तो 1800, बड़ी पॉपो आई तो 2400, ड्राइवर की सैलरी नॉट। और फिर एनीथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉइज दैट ऑलवेज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ। मैं यहां पर कुछ चीजें आपसे से कहना चाहता हूं, आइए देखें। मान लीजिए एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार्य और वो 3 कार देते। यार एक बात तो तुम पक्की मान लो कि प्राइवेट पर्पज में तो एक साथ 5 कारें इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ऑफिस में तो एक ही की जाएगी। क्या कहते हैं? नहीं भाई, एक कार तो आपको दे दी गई, वो ऑफिस पर्पज मानेंगे, फिर बाकी की तो क्या मानी जाएंगी? प्राइवेट। लेकिन इसका कैलकुलेशन कुछ मेरे अंदाज में करेंगे। जैसे मान लो, आपको याद है जो हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग करते थे, 3 मकान होते थे तो पहले को सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर 2 को भी ड्यू टू बी लेट आउट, दूसरे को सेल्फ ऑक्युपाइड, फिर बाकी 2 करते क्या करते थे। इसमें भी इसी तरीके से करेंगे, रियल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यदि मैं कहूं कार ए बी सी है तो मैं पहले ऐसे मानूंगा बिजनेस, बिल्कुल क्लियर कट बिजनेस, तो फिर इन 2 को क्या मानूंगा? सेल्फ यूज, प्राइवेट यूज, वो तो मान ही नहीं सकता। फिर मैं इसे क्या मानूंगा? बिजनेस, तो बाकी 2 को क्या मानूंगा? यानी 2 कारें तो मेरी हमेशा क्या मानी जाएंगी? प्राइवेट यूज नहीं मानी। और फिर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और कॉम्बिनेशन बनाकर हम देखेंगे कि कहां पर इनकम सबसे कम आ रही, किस सिचुएशन में सबसे कम इनकम टैक्सेबल होगी, उसी को एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकियों को एक्सेप्ट। इज इट क्लियर?
आइए जरा एक बार जरा जल्दी से गो थ्रू हो रहे हम लोग, इतनी मेहनत की उसको देख लें। आइए जरा किताब में आ जाइए। Where the car is owned by employer, where the expenses is paid by employee, nothing is taxable. Where the expenses reimbursed by employer, fully used for the official purpose, nothing shall be taxable. Used for private purpose, actual expenditure incurred by employee shall be, क्या कहता है, value of work day. और both purpose में इस्तेमाल करेंगे तो actual expenditure by the employer minus 1800 per month, 2400 per month in exceeding 1.6 hot power, 900 per month driver sick leave. Any amount recovered from employee shall be value of money. Where the car is owned or hired by the employer, मान ये कार employer की है, nothing used for official purpose, nothing shall be taxed. Used wholly for private purpose, actual expenditure plus 10% cost of car minus recovered from and used for both purpose, 16 hot power, 1800, above 16, 2400, 900 per month. ध्यान रखने वाली बात क्या थी? Nothing shall be deductible in respect of any amount recovered from. अब कार expenses paid by employer, used for official purpose, nothing shall be taxable. Used for private purpose, तो मैंने कहा यार कार की कॉस्ट का 10% किराए पे लिए तो किराया जो भी होगा फिर से माइनस कर देंगे, रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉई सैलरी टैक्स। पन्ना पलट लीजिए, नहीं पन्ना नहीं पलटिए, वही पर है, देखिए और फिर लिखा हुआ है यूज पार्टली फॉर प्राइवेट पर्पस एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो मैंने लिख दिया भैया सम कैलकुलेटेड 600 पर मंथ, और बड़ी गाड़ी है तो 900 per month value of purchase, nothing shall be deducted from the employee. Where a vehicle other than car is owned by employee and running and maintain expenses incurred by employer, मैंने कहा जो भी दिया गया है ना खर्चे किए गए वो सब टैक्सेबल हो जाएंगे। ये कार समझ में आया कि नहीं? जरा नीचे देखिए नोट वाला पॉइंट देखिए। Where one or more cars are allowed to the employee, the value of perquisite in respect of the one car shall be calculated as if the employee had been provided one motor car for use partly in performance of the office duty, partly for personal purpose, and the other car value shall be calculated as if it provided for each exclusively for personal purpose. तीन है ये बोथ, लेकिन ये दोनों, फिर ये बोथ, ये दोनों, फिर ये बोथ, ये दोनों, फिर क्या कहता है आगे ये? For the other cars, the value of perquisite shall be calculated as if it is provided for personal purpose. Condition to be satisfied if the employee claims that the car is used exclusively for official purpose or for claiming higher amount, the employer should maintain a complete detail of journey. अब आप समझ रहे हो बेटा, एम्प्लॉयर कहता नहीं मैं तो इतना, एम्प्लॉय कहता नहीं मैं तो इतना टैक्सेबल नहीं दूंगा क्योंकि मैंने तो यूज ही नहीं किया। तो भैया ठीक है, लॉग बुक मेंटेन करो, क्या मेंटेन करो और लॉग बुक की डिटेल तैयार करके रखो, ठीक है। आगे हम लोग चीजों को लगाएंगे, करेंगे।